हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर इस चैनल को पहली बार विजिट किए हैं या फिर आप इस चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह टाइम टू टाइम अपडेटेड मिलता रहेगा। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ चल रही थी और इसमें हमारा आज जो स्टार्ट होने वाला 5th चैप्टर स्टार्ट होने वाला, जिसमें फिर 5th चैप्टर में हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। और मैंने इसको कुछ पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, जैसे कि अभी हम आज जो देखेंगे वो देखेंगे पार्ट 1 देखेंगे, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3, इस तरीके 2 या 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर रखे हैं। तो इस छोटे छोटे पार्ट में करके हम इसको समझेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर मैं सारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स एक साथ ही आपको बता दूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उतना मज़ा नहीं आएगा इस वीडियो को देखने में। तो आप चीज़ों को छोटा छोटा करके देखो तो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 बजे है। 10 बजे आप यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं अपलोड हो जाने के बाद से, ठीक है। तो आप 10 बजे इस वीडियो को देख सकते हैं। और पहले बता ही चुका हूँ मैं आपको कि आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। फ्लूइड मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में फ्लूइड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो फ्लूइड मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे वो 2 अप्रोचेज हैं, जैसे कि एक लैग्रेंजियन मेथड है, ये अप्रोच भी अब इसको बोल सकते हैं। अब एक है यूलियन मेथड है। 2 मेथड है, दोनों मेथड को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, इसको डेफिनेशन को देखेंगे किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि जिस मेथड का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, यूलियन मेथड का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और लैग्रेंजियन मेथड का हम बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है। तो चीज़ों को या फिर जो भी फ्लूइड मोशन में है हम चीज़ों को क्या करेंगे, यूलियन मेथड में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम कोशिश करते हैं कि यूलियन मेथड में ही हम इस चीज़ को करें ताकि जो भी डेरिवेशन है, फॉर्मूले हैं, वो हम इजीली उसे फाइंड कर सकें, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे लैग्रेंजियन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और देखो लैग्रेंजियन मेथड क्या है कि यहाँ पे साफ और स्पष्ट रूप में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, इन दिस मेथड, इस मेथड में द ऑब्जर्वर कॉन्सेंट्रेट ऑन द मोमेंट ऑफ सिंगल पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें ये तो अंग्रेज़ों के लिए हो गया, इंग्लिश में है ये, अंग्रेज़ों के लिए थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें लैग्रेंजियन मेथड में हम क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में किसी भी पार्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल को हम क्या करेंगे कि डिस्क्राइब करेंगे। किसी भी फ्लूइड फ्लो में हम एक फ्लूइड पार्टिकल को उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फ्लूइड पार्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि एट द इंस्टेंट, किसी भी समय एट द इंस्टेंट कि इस फ्लूइड पार्टिकल की क्या डेफिनेशन है, क्या भी उसकी जो भी स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, दिस दैट, ये सारा कुछ हम एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल पे मतलब कि कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सिंगल उस पार्टिकल पे देखेंगे, ठीक है। उसका जो मोशन होगा फ्लूइड जो भी फ्लो में उसका जो मोशन होगा, जो भी उसका पाथ होगा, हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। और इन अदर हैंड जो यूलियन मेथड में क्या होता है कि यूलियन मेथड में क्या होता है, हम किसी भी फ्लूइड सिस्टम में, कोई भी जो फ्लूइड सिस्टम है, हम उसमें एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इस पॉइंट से होकर जाने वाला कोई भी जैसे पार्टिकल है, और अगर हम इस पॉइंट की वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं तो वो उस पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। इस तरीके से ये छोटा सा बस डिफरेंस है इसमें यूलियन मेथड में और लैग्रेंजियन मेथड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी जो डेफिनेशन है वो तो हमने पढ़ लिया, इसका जो भी अप्रोच है एक बार हम उससे देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट्स हमने ले रखे हैं और यूनिट वेक्टर ले रखे हैं हमने रिस्पेक्टिव आई, जे और के, ठीक है, आई, जे और के। हम मान लेते हैं कोई भी एक फ्लूइड पार्टिकल है, किसी भी फ्लूइड पार्टिकल है जिसका पोजीशन हमने उसके एस वेक्टर ले रखा है और एट द इंस्टेंट किसी भी समय मानते हैं कि इनिशियल जो उसकी पोजीशन है एट टाइम टी, उसकी इनिशियल पोजीशन है एस नॉट है, ठीक है, एस नॉट है या फिर एस वेक्टर हम इसको बोल सकते हैं। अब इस एस वेक्टर की, ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होगा कि एस इक्वल टू होगा आई एक्स जे वाई और प्लस के जेड, ये इसके क्या है कि पोजीशन वेक्टर, ये इसकी क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अगर हम किसी भी इसमें फ्लूइड पार्टिकल में जो भी हमने इसको एज्यूम किया है फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, इस फ्लूइड पार्टिकल के अगर हम 3 एक्सेस में देखते हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो इसकी पोजीशन होगी एक्स एक्सेस में, ये पोजीशन होगी एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट और एट द टाइम टी, ठीक है। मतलब कि ये इतने हमारे पास कोऑर्डिनेट मिलेंगे, या फिर जो हमें एक्सप्रेशन होगा, जो फंक्शन हम फाइंड करेंगे उसको हम क्या करेंगे, पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन हमें फाइंड होगा, वाई एक्सिस में सिमिलर होगा और जेड एक्सिस में भी एज सिमिलर ही होगा, ठीक है। इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है, इसी वजह से हम इसको लैग्रेंजियन मेथड को बहुत ही कम यूज करते हैं, इसको मोस्टली हम यूज नहीं करते हैं। जो हमारे
फर्दर जो भी सीरीज आएंगे या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो उसमें क्या है कि हम यूलियन मेथड का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, लैग्रेंजियन मेथड का हम बहुत ही कम करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो भी पोजीशन वेक्टर हम इसको क्या करेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तीनों को। ठीक है, और उसके बाद से हमें रिस्पेक्टिवली हमें यू एक्सिस एक्स एक्सिस पे जो हमें वेलोसिटी है वो मिलेगी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमें वेलोसिटी मिलेगी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, पोजीशन और टाइम का फंक्शन ही होगा। ठीक है, अगर हम कोई भी हमें पोजीशन पता है और वो पोजीशन किसका फंक्शन है, उसके वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो क्या है कि पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और पर्टिकुलरली हम जो भी इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करें, तो हम रिस्पेक्टिवली हम जो भी फाइंड करना हम उसे फाइंड कर सकते हैं, और तीनों में यही होगा। वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिमिलर रिस्पेक्टिवली हम उसको क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन क्या एक इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें तो अलग से मैंने एक उसमें स्लाइड ऐड कर रखा है जिसमें बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा लैग्रेंजियन मेथड के बारे में। और आपको जो इसमें ध्यान देने की बात है कि लैग्रेंजियन मेथड में हम सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, सिंगल पार्टिकल पे हम स्टडी करते हैं, और इसके बारे में जो भी हाइड्रोडायनामिक जो भी इसकी डेफिनेशन है उसको हम फाइंड करते हैं, और एज इट इज जैसे होता है। नेक्स्ट हमारे पास यूलर मेथड है। यूलर मेथड में क्या करता है कि यहाँ पे साफ और स्पष्ट रूप में लिखा होता है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पॉइंट। ठीक, एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, फ्लूइड सिस्टम में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और उस पर हम स्टडी करते हैं और फाइंड करते हैं कि जो भी फ्लूइड पार्टिकल वहाँ से पास हो रहा है, अगर हम उसकी वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक, उसकी वेलोसिटी अगर हम फाइंड कर लेते हैं, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट की हमें वेलोसिटी फाइंड करते हैं, या वाइस वर्सा। या फिर अगर आप इस पार्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर लेते हो, तो यहाँ से पास होने वाले उस फ्लूइड पार्टिकल की भी वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिमिलर एक्स वाई जेड एक्सिस हमने ले रखा है, और यूनिट वेक्टर भी आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, इसका उतना यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है जो क्या है कि पोजीशन है, और टाइम का वो क्या है कि फंक्शन है। ठीक है, जो भी वेलोसिटी वेक्टर हमारा पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, और सिमिलरली एक्सेलरेशन जो वो भी क्या है कि पोजीशन और टाइम का ही फंक्शन होगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर और टाइम पोजीशन वेक्टर नहीं, वेलोसिटी, ठीक है, तीनों एक्सिस का वेलोसिटी क्या होगा, पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में हमने टाइम का फंक्शन होगा। फिर हम इसको सिमिलर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और एक्सेलरेशन हम फाइंड करें, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो एज इट इज़ है वैसे ही है। अगर आपको ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पे हम फ्लूइड सिस्टम में एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक पॉइंट के पे स्टडी करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लूइड सिस्टम में एक फ्लूइड पार्टिकल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस है यूलर मेथड में और लैग्रेंजियन मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्लो। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो कितने प्रकार, अब इतने तरह के टाइप्स ऑफ फ्लो हैं, और मैंने कुछ ही ऐड किए हैं, इसमें से कुछ मैंने नहीं ऐड किए हैं जो ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे मैंने ऐड नहीं किए हैं। तो पहला है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, दूसरा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, 1, 2 और 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, जैसे कि 1 डायमेंशन में है, एक्स एक्सिस में से फ्लो कर रहा है तो एक्स एक्सिस हो गया, 2 डायमेंशन में जैसे एक्स और वाई में कर रहा है तो 2 डायमेंशन हो गया। 3 डायमेंशन फ्लो में है कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में अगर वो फ्लो कर रहा है, तीनों एक्सिस में उसका मोशन हो रहा है, तो हम उसको 3 डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रोटेशन है, इरोटेशनल फ्लो, लैमिनार, टर्बुलेंट, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, सब कुछ के बारे में ये जो भी कुछ आपको दिख रहा है इसके बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हम ज़्यादातर स्टडी फ्लो ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्टडी फ्लो का हम यूज करेंगे। इसमें क्या है, स्टडी फ्लो में क्या होता है और अनस्टडी फ्लो में क्या होता है, आप देखो नीचे यहाँ पे डेफिनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। स्टडी फ्लो में क्या होता है कि स्टडी फ्लो में कोई भी जो हाइड्रोडायनामिक्स है, जो भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, पोजीशन हो गया, वो क्या होगा कि टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, स्टडी फ्लो में टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैं एक बार पढ़ता हूँ इसको, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक वेलोसिटी, प्रेशर हो गया, डेंसिटी, ईटीसी, कुछ भी हो जो भी हाइड्रोडायनामिक पैरामीटर है, एट पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक, अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई भी फ्लूइड सिस्टम हमने इस तरीके से हम कोई फ्लूइड सिस्टम लेते हैं, सॉरी एक हम डक्ट ले लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे क्या क्या फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हमने इसको देखा यहाँ पे इसका वेलोसिटी मानते हैं कि इसका वेलोसिटी स्मॉल वी है। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, वी है। ठीक है, मतलब कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है और ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन इसका चेंज नहीं होता, तो हम इसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि यह क्या है, स्टेडी फ्लो है।
सिमिलरली और इसका अपोजिट है अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो में क्या है कि वेलोसिटी है या फिर जो हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर है वो क्या होगा कि टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो उसके हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर हैं वो क्या होंगे, या फिर फ्लूइड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज होंगे, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, इसमें आप देख रहे हैं डेंसिटी हो गया, डेंसिटी भी चेंज होगा टाइम के साथ, तो वो अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा। इस तरीके से अगर टाइम पे डिपेंड करता है तो उसको हम अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। और इसमें 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन, 1 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। आप कभी किसी भी एग्जाम में आप देख लो, एसएससी जे में देख लो, सिंपल से इसमें क्वेश्चन जरूर पूछ देता है स्टेडी फ्लो अनस्टेडी फ्लो के बारे में। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, क्वेश्चन हम आपको बाद में करा देंगे, जरूर कराएंगे। क्वेश्चन इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है कि यूनिफॉर्म फ्लो अगर स्पेस के साथ, स्पेस मतलब कि पोजीशन के साथ अगर उसके हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, स्पेस के साथ। जैसे कि वेलोसिटी है यहाँ पे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेलोसिटी है, ये क्या है कि फंक्शन है इसका, आपका स्पेस का फंक्शन है या फिर अभी पोजीशन का फंक्शन है। तो ये क्या होगा कि इस पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या क्या क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बट क्या स्पेस के साथ या फिर पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा, सिमिलर टू इसमें एक्सेलरेशन, ठीक। एक बार मैं इस डेफिनेशन को पढ़ दे रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। The type of flow in which the velocity at any given time does not change with respect to the space is called the uniform flow, ठीक है। मतलब ये कहने का इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है कि पोजीशन के साथ चेंज नहीं होगा, तो उस फ्लो को हम यूनिफॉर्म फ्लो करते हैं। उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो करते हैं। यहाँ पर सिर्फ बात देखो, यहाँ पे डेफिनेशन उसी वेलोसिटी की कह रही है, तो आप सिर्फ वेलोसिटी का ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कि पोजीशन के साथ इसका जो वेलोसिटी वो चेंज नहीं होगा तो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। अगर पोजीशन के साथ चेंज हो जाता है, अगर पोजीशन के साथ ही चेंज हो जाता है, जैसे कि कहीं अगर फ्लूइड फ्लो में इसकी वेलोसिटी, अगर हमने यहाँ पे कोई एक फ्लो ले लेते हैं, इस तरीके से हमने इसको एक्स ले लिया और इसको हमने वाई ले लिया, और यहाँ पे देखा कि हमने इसकी वेलोसिटी कुछ और v1 है, और इसी फ्लूइड फ्लो में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v2 है, मतलब कि पोजीशन के साथ इसकी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। मतलब कि ये फ्लो जो है यूनिफॉर्म नहीं है। और यूनिफॉर्म नहीं है किसका मतलब कि यूनिफॉर्म, पहले आप समझो यूनिफॉर्म क्या है कि यूनिफॉर्म ये है कि अगर पोजीशन के साथ चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म नहीं है मतलब पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है, आप देखो इसको समझो। नेक्स्ट हमारे पास रोटेशनल फ्लो, ठीक है, और एक है इरोटेशनल फ्लो। अब इसके बेसिक सा डेफिनेशन है, इसमें थोड़ा सा मैं इसको बाद में इसको डिस्क्राइब करूंगा। डिस्क्राइब करने मतलब यह है कि इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह है, किस तरीके का रोटेशन होता है, किस तरीके से इरोटेशन होता है, जो भी है इसमें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो भी आएंगे उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या है कि इस वाले पार्ट में हमने सिर्फ डेफिनेशन को ही कंसीडर किया है, ताकि अब पहले तो एक बेस होता है कि पहले बेसिक्स आप समझो कि क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो, क्या होता है स्टेडी फ्लो, क्या होता है अनस्टेडी फ्लो, क्या होता है। तो पहले ये सब चीज़ समझ लो आप, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जो भी डेरिवेशन के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो रोटेशनल फ्लो क्या होता है कि अ फ्लो इन इज said to be rotational if, ठीक है, if अगर fluid particles while moving in the direction of flow rotate about their mass of center, ठीक है। जैसा कि ये एक fluid particle है, ठीक है, अब मान लेते हैं ये इसका mass of center है, ठीक है। इस यहाँ पे एक है A, B, C और D, ठीक है। अब ये क्या होता है कि नेक्स्ट इसकी पोजीशन चेंज हुई, ये मास ऑफ सेंटर है, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे होगा B, C, डी और ए, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ कि ये रोटेट कर गया इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि रोटेशनल फ्लो बोलेंगे, कि जहाँ पे फ्लूइड का जो पार्टिकल है वो अपने मास ऑफ सेंटर या फिर मास सेंटर के अबाउट क्या करता है, रोटेट कर देता है। तो इस तरीके के जो फ्लो होते हैं, जैसे कि आप कोई एक पाइप लेते हैं या डक्ट लेते हैं, तो यहाँ पे जो इसके डक्ट के पास होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, ज़्यादातर ये फ्लो जनरेट होता है, रोटेशनल फ्लो यहीं पर ज़्यादा जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इरोटेशनल फ्लो। अब इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, अ फ्लो इज सेड टू बी इरोटेशनल इफ द फ्लूइड पार्टिकल while मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डू नॉट रोटेट अबाउट देयर मास ऑफ सेंटर। मतलब ये है कि अगर ये फ्लूइड पार्टिकल है, ये इसका मास ऑफ सेंटर है, और ये ए, बी, सी और डी, ये मतलब एक फ्लूइड पार्टिकल को मैंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। और कुछ देर बाद फ्लो में ये आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद ये रोटेट ना करके सिमिलर ऐसे ही रह जाता है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि इरोटेशनल फ्लो बोलेंगे, जिसमें क्या है कि फ्लूइड के जो पार्टिकल है वो क्या होगा कि रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्लो
आउटसाइड द बाउंड्री लेयर इज जनरली कंसिडर्ड इरोटेशनल। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सारा कुछ इरेज करके देता हूँ और इसे कलर चेंज कर देता हूँ, उसको आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कि जो भी बाउंड्री लेयर के अब बाउंड्री लेयर क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक। अभी आप सिर्फ इसको समझो कि बाउंड्री लेयर के जो बाहर होता है, आउटसाइड होता है, वो क्या इरोटेशनल फ्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेमिनार और टर्बुलेंट। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को समझने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का इसमें मैंने जिक्र किया है, जिसके बारे में आपको अभी नहीं बताऊंगा। रेनॉल्ड्स नंबर का जो भी डेफिनीशन है या फिर क्या इसका फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूंगा, बस अभी नहीं। थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको डेफिनीशन या को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो आप चीज़ों को बस थोड़ा सा समझो और कैजुअल वे में इसको ट्रीट कर लो कि हाँ ये चीज़ लेमिनार फ्लो क्या होता है। रेनॉल्ड्स नंबर एक चीज़ है, रेनॉल्ड्स नंबर है कुछ, लेकिन क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। बट आप इससे फेमिलियर हो जाओ कि एक चीज़ भी होती है जो जिसका नाम है रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ठीक है। एक इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ और उसके बाद से हम आपको बाद में ये चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है? अ लेमिनार फ्लो इज वन इन विच पाथ टेकन बाय द इंडिविजुअल पार्टिकल्स डू नॉट क्रॉस, ठीक है, डू नॉट क्रॉस वन अनदर एंड मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ। जैसे कि अगर ये कोई फ्लूइड पार्टिकल है, वो फ्लो कर रहा है इस तरीके से, वेल डिफाइंड पाथ में ये फ्लो कर रहा है, हम इसे क्या बोलेंगे? लेमिनार फ्लो बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि ये पाथ क्या डिफाइन है कि स्ट्रेट लाइन में डिफाइन है। अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है, ये डिफाइन है कि हाँ स्ट्रेट लाइन में ही ये वेल डिफाइंड पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन में ही फ्लो कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? लेमिनार फ्लो बोलेंगे। और लेमिनार फ्लो की एक इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। जो भी इसका हाइड्रोडायनेमिक जो पैरामीटर्स दिए होते हैं, पहले हम इसे क्या है रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसका एक फार्मूला होता है, डिफाइन फार्मूला होता है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000, ठीक है, ये क्या है कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू आती है 2000 से कम आ गई, ठीक है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम आ गई तो ये जो फ्लो होगा वो क्या होगा? कि लेमिनार फ्लो होगा। और ये जो 2000 हमने आपको बता रखे हैं, ये जनरली किस में है? पाइप इन, ठीक है, पाइप की बात हम बात करें। इससे अगर फ्लो पाइप में हो रहा है, ठीक है, तो अगर उस टाइम अगर फ्लो पाइप में हो रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम आ जाइए, तो उसको क्या करेंगे? एज ए ट्रीट करेंगे लेमिनार फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका अपोजिट है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या है? अ टर्बुलेंट फ्लो इज दैट फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिग जैक वे। मतलब ये कि आज़ाद होते हैं, ये किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, इनके ये क्या कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, इनके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। ये जहाँ मर्जी रहते घूमते रहते हैं ऐसे ही जानवरों की तरह। तो उसी को हम बोलते हैं, जैसे कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है, अभी वो यहाँ पे है, ठीक है, अभी यहाँ पे है, आफ्टर सम टाइम अगर वो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, कोई डिफाइंड पाथ नहीं है, जहाँ मर्जी वहीं घूम रहा है, तो उसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब टर्बुलेंट फ्लो को हम पहचानेंगे कैसे? तो टर्बुलेंट फ्लो को पहचानने के लिए हम पहले रेनॉल्ड्स नंबर को क्या करें? कैलकुलेट करेंगे। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा आ जाता है, मैं सिर्फ यहाँ पे फ्लो इन पाइप की बात कर रहा हूँ, अभी क्या है कि फ्लो इन पाइप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चैनल वगैरह की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ्लो इन पाइप की बात कर रहे हैं। आपको सिर्फ फ्लो इन पाइप के अभी याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर फ्लो इन पाइप है और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से ज़्यादा आ रही है, तो उस फ्लो को हम क्या करेंगे कि टर्बुलेंट फ्लो को मतलब टर्बुलेंट फ्लो का हम नाम देंगे उसे, ठीक है। छोटी सी और एक चीज़ है कि अगर क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 और 4000 के बीच में आ जाए, और ना ही तो हमें 2000 से कम मिले और ना ही तो हमें 4000 से ज़्यादा मिले, ठीक है। हो सकता है, होता है कभी कभी कि अगर आपको 2000 से वैल्यू ज़्यादा मिल गई, ठीक है, 2000 से ज़्यादा मिल गई, जैसे कि 3000 मिल गया। अब 3000 क्या है कि 2000 और 4000 के बीच में है, 3500 है, इस तरीके से अगर मिलता है तो आप कुछ भी कह नहीं सकते हो। ये भी बात पाइप की हो रही, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आप याद रखना कि ये भी बात पाइप की है, ठीक है, फ्लो इन पाइप की हम बात कर रहे हैं। अगर इन बिटवीन 2000 और 4000 के बीच में आता है वैल्यू, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि फ्लो लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट है, ठीक है। इट मस्ट है कि अगर 2000 से कम है तो वी श्योर की लेमिनार फ्लो है, और एंड रेनॉल्ड्स नंबर इज अप टू 4000, देन वी श्योर द फ्लो इज ए टर्बुलेंट फ्लो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। दैट्स हाईली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। आपको ये जाना, क्योंकि ये जो इसमें क्या है डेंसिटी की बात हो रही है, इसमें डेंसिटी क्या कुछ चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। कई डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में या फिर इसके बाद वाले में हम करेंगे, तो उसमें क्या है कि हम स्पष्ट रूप से डेफिनेशन ये चीज़ हम डिफाइन करेंगे कि जो फ्लो हो रहा है वो इनकम्प्रेसिबल या कंप्रेसिबल फ्लो है, ठीक है। ये बिना डिफाइन
की आप नहीं कर सकते, क्योंकि डेंसिटी अगर चेंज हो रही है तो फिर आप उसको कुछ और नाम दोगे, फार्मूला चेंज हो जाएगा, और डेंसिटी नहीं चेंज हो रही है तो भी फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहले हम बात करते हैं कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में बात करते हैं, और कंप्रेसिबल फ्लो को देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, कंप्रेसिबल क्या होता है कि इट इज़ दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे बात सिर्फ डेंसिटी की है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या होगा, कंप्रेसिबल फ्लो होगा। जैसे कि एयर है, एयर को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो मे बी डेंसिटी वेरी कर सकती है उसकी, तो हम उसको क्या कंप्रेसिबल बोल सकते हैं। या फिर कोई ऐसा फ्लो है जो कंप्रेस हो रहा है या फिर कंप्रेसिबल है, तो उसमें क्या हो, डेंसिटी अगर पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है तो दैट्स वी से दैट कि फ्लो इज कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती थ्रू आउट द फ्लो, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेरी करेगी टाइम टू टाइम या पोजीशन टू पोजीशन क्या करेगा कि वेरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ कंप्रेसिबल फ्लो, इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड फ्लो। ठीक है, पूरे फ्लूइड फ्लो में, पूरे जो फ्लूइड का मोशन होगा, जो फ्लो होगा, उसमें क्या होगा कि डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, जैसे कि वाटर, ठीक है, अगर हम फ्लो इन पाइप को कंसीडर करते हैं, वाटर फ्लो करता है, तो जनरली वी ट्रीटेड वाटर एज इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो अब अगर आप जैसे कि वहाँ पे हमने कोई पाइप लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक पाइप ले लिया इस तरीके से, और यहाँ से क्या फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो अगर इस पॉइंट पे डेंसिटी इसकी रो है, ठीक है, तो जनरली वी ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल फ्लो वाटर, फॉर वाटर वी जस्ट वी टॉकिंग अबाउट द वाटर। तो यहाँ पे भी उसकी डेंसिटी क्या होगी, रो ही होगी, मतलब डेंसिटी इससे क्या चेंज नहीं होगी, ना ही टाइम के साथ और ना ही तो उसका स्पेस के साथ, या फिर कोई बोल सकते हैं पोजीशन के साथ। ठीक है, तो डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, जो फ्लूइड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इसका हम इस्तेमाल करते हैं आपका हाइड्रोलिक्स में इस्तेमाल करते हैं। अब जनरली आप देखोगे कि कहीं पे जो न्यूमेटिक डिवाइसें होती हैं, जो भी न्यूमेटिक डिवाइसें होती हैं, उसमें हम हैवी लोड लिफ्ट करने के लिए नहीं करते। आपने कभी ऐसा जेसीबी या फिर ऐसा कोई डिवाइस नहीं देखा होगा जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा हैवी वो लोड को लिफ्ट कर रहे हैं और उसमें हम न्यूमेटिक डिवाइस मतलब न्यूमेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो एयर होता है वो कंप्रेसिबल होता है और वो कंप्रेस हो जाएगा तो हैवी लोड को लिफ्ट नहीं कर पाएगा। वाटर लेते हैं, वाटर तो वैसे लेते नहीं है, बट क्या हम हाई डेंसिटी फ्लूइड लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए हम क्या करते हैं, हाई डेंसिटी फ्लूइड के लेते हैं। और जो भी आप देखोगे कि हाइड्रोलिक जहाँ भी इस्तेमाल होता है हमेशा हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि उसके एक फ्लो जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, इसी वजह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिसमें अगर आप खुद से भी समझ सकते हो कि बहुत सी ऐसी डिवाइसें हैं, ठीक है, जो हाइड्रोलिक डिवाइसें हैं जिनका क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है या फिर डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है। अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो हम हैवी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, पावर का जो ट्रांसफर होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, बस हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट ये कि सिंपल सा डेफिनेशन है, डेंसिटी क्या होगी, थ्रू आउट द फ्लो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। नेक्स्ट अपने पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर फ्लूइड में फ्लो कर रहा है, ठीक, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसका क्या होगा कि अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, कि किस तरीके से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करें, तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन का सिंपल से हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैकेनिक्स वगैरह में पढ़ते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो सिमिलर कि यहाँ भी वैसे ही है कि यहाँ पे हमने कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया, जैसे ये हो गया एक्स हो गया, दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज कॉल्ड द जेड। ठीक है, एक पॉइंट हमने लिया है, पॉइंट ए लिया, और लेट अस वी कंसीडर कि पॉइंट ए पे जो भी है वेलोसिटी हम लेते हैं, और वेलोसिटी क्या है उससे कुछ भी ले सकते हैं, यू भी, ठीक है, इस तरह से कुछ भी। और आफ्टर द टाइम डेल्टा टी, ठीक है, एक डिफाइंड टाइम इंटरवल के बाद से क्या फ्लूइड पार्टिकल मूव करता है, मूव करने के बाद पॉइंट बी पे आता है या फिर हम पॉइंट बी पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी पोजीशन और इन दोनों के बीच में, ठीक है, हमने इसका एक पोजीशन वेक्टर लिया, पोजीशन वेक्टर हमने इसको वेक्टर एस से डिफाइन किया, और इन दोनों के बीच में आफ्टर टाइम डेल्टा टी, यहाँ पे देखो मैंने डेल्टा टी लिखा है कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल के बाद से जो डिस्प्लेसमेंट का इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हमने डीएस लिया इस तरीके से। ठीक है, इसको हमने क्या किया, डीएस लिया। अब हम इसकी वेलोसिटी की अगर बात करें, पहले हम वेलोसिटी को पहले डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद से हम इसको क्या डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट ए पे, ठीक है, पॉइंट ए पे या फिर कोई भी एक पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी यू लेते हैं, अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करें, ठीक है, एक्स एक्सिस अभी यू, ठीक है, और उसके बाद से आफ्टर सम टाइम इंटरवल डेल्टा टी क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है और डेल्टा यू हो जाती है। ठीक है, डेल्टा टी हो जाती है। हम उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो यू एक्स वाई जेड, ये सिंपल सा यू एक्स वाई जेड,
प्लस डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। आप इसका देख लो, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि ये सिर्फ u की हम बात करें, एक्स एक्सिस में जो भी वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है उसकी चेंजेज जो हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे है कि u जो भी वेलोसिटी u है उसका चेंज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे z एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने के लिए जैसे कि मैंने u प्लस डेल्टा u किया और इसको मैंने जो इस तरीके से एक्सपेंड किया, ये जो एक्सपेंशन है इसको हम फाइंड करते हैं टेलर सीरीज, ठीक है। आप पढ़े होंगे यहाँ पे बीटेक में आपने जरूर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि टेलर सीरीज के बारे में पढ़ा होगा, और टेलर सीरीज का इस्तेमाल करके हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेंशन क्या होता है कि टेलर सीरीज पे बेस्ड है। डेल्टा टी के बाद से हमें कुछ हाई ऑर्डर टर्म्स मिलते हैं, मतलब कि जैसे स्क्वायर में मिलेगा, क्यूब में मिलेगा, इस तरह के टर्म्स आपको मिलते जाते हैं जो डेल्टा डेल्टा वाई और डेल्टा जेड डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में होते हैं, ठीक है। इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट इसको क्या, अब इसको क्या करें, इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, यू से कैंसिल कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, डेल्टा टी से सारे टर्म में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे हम डेल्टा टी से सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप डेल्टा यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और हमने डेल्टा टी से सबको डिवाइड किया, और इस तरीके से हमें क्या मैथमेटिकली ये प्रोग्रेशन है, आप इसको फाइंड कर सकते हो। आप खुद से भी करो ये चीज़, आप खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। प्लस हमें वही हायर ऑर्डर टर्म्स मिल जाते हैं, और हमने इसको स्किप किया, हायर ऑर्डर टर्म्स हमारे लिए यूज में नहीं है, तो यहाँ पे यूज में नहीं है, तो वो क्या होगा, हमने इसको स्किप किया, वही यहाँ प्लस हाई ऑर्डर टर्म्स हमने लिखा, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि हम आगे चल के यहाँ पे डेल्टा टी हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, और लिमिट जब हम लेंगे तो जो हाई ऑर्डर टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप लिमिट के बारे में नहीं जानते हो तो आपको खुद से एक बार देख लेना चाहिए, लिमिट के बारे में पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिमिट लिया है डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है। बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल का हमने लिया है यहाँ पे, और उसके बाद जब हमने यहाँ पे लिमिट पुट किया है, उसके बाद से जो हमें डेफिनेशन यहाँ पे मिलेगी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे एक एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन जेड डायरेक्शन में हमें फाइंड हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखो यहाँ पे 3 फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये तीनों डायरेक्शन में। अब इन एक्स आप एक याद कर लो, अगर आप ये थोड़ा सा ध्यान रखते हो या फिर याद कर लेते हो तो सिमिलर आप क्या करोगे कि यू अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो हमने उसको एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी हमने लिया वाई डायरेक्शन में वी लिया, तो इस तरीके से हमें इस तरीके से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना। और जो एग्जाम में इसमें पूछता है, ठीक, जो एग्जाम में पूछता है वो क्या पूछता है आपसे, एग्जाम में पूछेगा टेम्पोरल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बारे में पूछेगा, जो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और जो भी टेम्पोरल एक्सेलरेशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पे देखो डेल यू बाई डेल टी, ठीक है, यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी और डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, इसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ इस पार्टिकुलर टर्म को, ठीक है। इसमें से सारे को नहीं, तीनों को नहीं, हम एक को, किसी एक को हम इसको क्या बोलते हैं, उस डायरेक्शन में टेम्पोरल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और अदर मतलब डेल यू बाई डेल टी या फिर डेल वी बाई डेल टी या डेल डब्ल्यू बाई डेल टी को छोड़ के जो 3 टर्म है, आप यहाँ पे इस टर्मों की बात करो, ये इसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक। और डेल यू बाई डेल टी हम इसको क्या बोलते हैं, टोटल सब्सटेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर आप इसको AX भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन ये एग्जाम में पूछता है। अगर ये इस तरीके से एग्जाम में ये पूछता है, एक नंबर में जनरली ये पूछ लेता है कि टेम्पोरल एक्सेलरेशन क्या होगा। जैसे कि कोई भी इक्वेशन दे दिया, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दे दिया और वो 4 ऑप्शन में दे दिया जाता है कि आप बताओ इसमें टेम्पोरल एक्सेलरेशन क्या होगा या फिर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यह चीज़ें आपको थोड़े से ध्यान रखनी चाहिए, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है टेम्पोरल एक्सेलरेशन में या कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन में, ठीक है। और टोटल सब्सटेंशियल एक्सेलरेशन या फिर मैटेरियल एक्सेलरेशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमने स्टडी फ्लो या फिर स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ा था, स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, इस तरीके से जो हमने पढ़ा था, तो इस तरीके से हमने क्या एक्सेलरेशन किस में होगा, किस में एग्जिस्ट होगा और किस में कौन सा एक्सेलरेशन, जैसे 2 तरह के एक्सेलरेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे टेम्पोरल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो किस में टेम्पोरल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, किस में नहीं करेगा। तो एक टेबल है यहाँ पे कि स्टडी एंड यूनिफॉर्म अगर फ्लो है, इस टाइप की फ्लो है, स्टडी फ्लो है और यूनिफॉर्म भी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। मैं ये इसके बारे में बताता हूँ कि ये कैसे 0 हो जाएंगे। बाकी जो 3 है ये आप खुद से करोगे,
तो आप मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि म्यूजिक क्या है। अगर मैं बता भी दूंगा तो आप इसे उतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे जब तक आप खुद से नहीं करोगे। तो एक जो है स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में बताते हैं, ठीक है। हमने स्टडी फ्लो का डेफिनेशन क्या पढ़ा, जो टाइम पे इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि स्टडी फ्लो मुझसे कहते हैं जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है कोई भी फ्लूइड पैरामीटर, ठीक है। या फिर वेलोसिटी की हम बात करें कि वेलोसिटी क्या टाइम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो अब देखो टेम्पोरल एक्सेलेरेशन क्या है कि डेल डब्ल्यू बाय डेल टी, मतलब ये टाइम पे डिपेंड है। अगर हम इसको स्टडी फ्लो लेंगे तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो टेम्पोरल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड है टेम्पोरल एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। और कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन में क्या है कि पोजीशन है, या फिर कि इसमें क्या है कि फ्लूइड पार्टिकल के जैसे एक्स वाई जेड क्या है, पोजीशन है। तो यूनिफॉर्म फ्लो में हमने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म फ्लो में हमने ये पढ़ा था कि वो जो फ्लो स्पेस पे या फिर पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, हम उसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म, मतलब कि जो भी हाइड्रोडायनामिक पैरामीटर है वो क्या स्पेस से मतलब चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट होते हैं थ्रू आउट द स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। तो कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन में सिंपल सा हमने जो फाइंड किया था वो क्या था कि उसमें सारे स्पेस पे डिपेंड करते थे, इस वजह से अगर ये यूनिफॉर्म है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर स्टडी या नॉन यूनिफॉर्म में भी, स्टडी में मतलब कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता है तो यहाँ पे जो जीरो हो जाएगा, बट नॉन यूनिफॉर्म है मतलब कि ये स्पेस पे डिपेंड करता है, मतलब पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो इसमें कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन क्या डिपेंड एग्जिस्ट होगा, मतलब कि ये चीज़ें होंगी इसमें जो कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन है जैसे डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, ये क्या एग्जिस्ट करेगा। सिंपल अनस्टडी मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। यूनिफॉर्म मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अनस्टडी टाइम पे अगर डिपेंड कर रहा है तो ये टेम्पोरल एक्सेलेरेशन ये एग्जिस्ट करेगा। यूनिफॉर्म है मतलब कि स्पेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अनस्टडी मतलब ये क्या कर रहा है, अनस्टडी मतलब ये टाइम पे डिपेंड है, अनस्टडी मतलब टाइम पे डिपेंड है। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि पोजीशन पे डिपेंड है, ये भी पोजीशन पे डिपेंड है, नॉन यूनिफॉर्म उसको बोलेंगे जो पोजीशन पे डिपेंड है। तो इस केस में अनस्टडी और नॉन यूनिफॉर्म में आपको एक टेम्पोरल और कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और ये आप एग्जाम से किसी भी पेपर उठाकर देख लो कि एसएससी में, गेट में, ईएस में आपको इस चारों में से कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। अब देखना, मैंने तो देखे हैं, अब आप देखो, अगर कंफर्म करना चाहते हो आप देख लो कि स्टडी ऑन नॉन यूनिफॉर्म में इस तरीके से जरूर पूछेंगे, इसलिए मैंने एक सिंपल से एक टेबल बना दिया है और ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मुझे कहा कि ज़्यादा बेटर हो, ठीक है। एक बार मैं इसे क्लियर करता हूँ, अगर आप लिखना चाहते हो इसको लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, एक बार लिख लो और लिखने के बाद से आप खुद से समझने की कोशिश करो कौन किस पे डिपेंड करता है, कौन किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा रहा हमारे पास एक छोटा सा टेबल है और अब इसको थोड़ा अच्छे से समझो, ठीक है, समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लाइंस है जैसे कि स्ट्रीम लाइंस हो गया, स्ट्रिक लाइन हो गया, पाथ लाइन हो गया। ये क्या कि फ्लो को डिफाइन करने के लिए कि किस तरीके से फ्लो है, कुछ फंक्शंस हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। फ्लो लाइंस इसको नाम देते हैं, फ्लो लाइंस का नाम देते हैं। जैसे कि एक स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन क्या होता है कि स्ट्रीम लाइन वे बी डिफाइंड एज इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये जैसे मैं जितने भी लाइन बताऊंगा, इसमें 3 लाइन है, तीनों लाइन क्या होगी, इमेजिनरी होगी, कुछ भी रियल नहीं है, ये इमेजिनरी, ये बस हमने इसको स्टडी करने के लिए बस हमें एज्यूम कर लेते हैं, तो इससे हमने किया, ठीक है। विद इन द फ्लो सो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इंडिकेट द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब कि अगर हमने फ्लो फील्ड में, ठीक है, फ्लो फील्ड में जो भी कोई भी एक पॉइंट है या फिर एक स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन हमने अज्यूम किया और उसी स्ट्रीम लाइन पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जैसे आप देख लो इस पॉइंट पे क्या है कि एक स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रीम लाइन है और हमने क्या किया कि यहाँ पे टेंजेंट है हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो इस क्या करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट की हमें क्या है वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। एक इस पर्टिकुलर पॉइंट की हमें क्या हो जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। सिमिलर ये भी एक फ्लूइड फ्लो है, इसमें क्या किया, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि हमें वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रीम लाइन्स ये क्या है, यूलियन मेथड पे बेस्ड होता है, ठीक है, यूलियन मेथड पे बेस्ड होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ज़्यादातर क्या करें, यूलियन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। लैग्रेंजियन क्या होता है, काफ़ी थोड़ा सा वो मतलब डिफिकल्ट होता है, काफ़ी उसमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे तो काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर स्ट्रीम लाइन हमने जिम किया है तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशंस क्या होगी, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट है जिस पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, जैसे यहाँ पे, तो हमने वेलोसिटी मिली और हमने मान लिया कि देखो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका ये है, डेल्टा वी क्या है, उसका वेलोसिटी वेक्टर है, और डेल्टा एस हमने ले लिया कि उसका कोई भी एट ए टाइम टी या फिर कुछ भी टाइम इंटरवल के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने इस तरीके से उसको डिफाइन किया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डिफाइन किया। और डीएस क्या है कि एक बहुत ही इन्फिनिटेसिमल, एक मतलब बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हमने क्या डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिया। अब इन दोनों का जो भी जैसे वेलोसिटी है और जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है क्या कि दोनों को दोनों
कि जो डायरेक्शन है वो सेम है। अगर सेम डायरेक्शन है तो इनका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल से इसके डेफिनेशन आप इस तरीके से भी स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। डेल्टा वी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अगर हम डेल्टा एस से, तो ये क्या हो जाएगा, हमें जीरो देगा। और ये सिंपल से मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो इसकी ये इस तरीके से भी डेफिनेशन का समझ है। ये आप इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, एक नंबर में तो ये जनरल से आ सकता है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से आप मैट्रिक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई जे के और आई के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी वी है, जे के रिस्पेक्ट में वी है, के रिस्पेक्ट में क्या डब्ल्यू है, और इनका जो पोजीशन वेक्टर डी एस डी वाई और डी जेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये जे क्या हो जाए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या जीरो के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें इस तरीके के तीन इक्वेशंस फाइंड होंगे। यहाँ पे यू डी वाई माइनस वी डी एस इक्वल टू जीरो, ये तीन इक्वेशन हमें फाइंड होती हैं। ठीक है, और अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जनरल हमें डी एक्स बाई यू डी वाई बाई बी इक्वल टू डी जेड बाई डी, ये स्ट्रीमलाइन इक्वेशन इस तरीके से फाइंड करते हैं। तीन इक्वेशन स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, तो ये हो गया। ठीक है, और ये जो हमें इससे क्या सोल्यूशन मिलता है स्ट्रीमलाइन इक्वेशन का, जो हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमें एक सोल्यूशन मिलता है। और ये इक्वेशन हमें काफ़ी मतलब कि हेल्पफुल होने वाली नेक्स्ट हम जो भी इसमें ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास लाइन है, पाथ लाइन है, जो क्या कोई लैग्रेंज मेथड को मतलब फॉलो करता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल इन द मोशन। मोशन में क्या है कि जो भी पाथ फॉलो करता है, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है जो पाथ वो फॉलो करता है, उसको क्या है कि वही हम उसको पाथ लाइन कहते हैं। जो भी मतलब फॉलो कर रहा है, किसी तरीके से फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, अब एक चीज़ छूट गया था कि यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइन है ये क्या एक दूसरे को ऐसे कट नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रीम लाइन क्या कर सकती है, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हैं उसको मैं बताता हूँ। अगर कोई भी स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, इस तरीके से कोई स्ट्रीम लाइन है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रीम लाइन इस तरीके से लिया और इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमने ले लिया इसको v, और इस पॉइंट पे ही एक स्ट्रीम इस तरीके से जा रही है, और इस पॉइंट पे अगर हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ जाएगा v डैश। ठीक है, तो अब देखो कि एक ही पॉइंट पे क्या है कि दो डायरेक्शन में दो तरह की वेलोसिटी है, जो क्या है कि इम्पॉसिबल है, ये मतलब हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें दो वेलोसिटी एक ही पॉइंट पे मिलेगी, जो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट पाथ लाइन में क्या है कि पाथ लाइन में जैसे कोई भी फ्लूइड पार्टिकल एट द इंस्टेंट हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, P1 ले लिया, यहाँ पे P2 ले लिया, यहाँ पे P3 ले लिया, P4 ले लिया। ठीक है, ये क्या है कि ये पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है आफ्टर सम टाइम इस तरीके से, और फिर हम P3 की बात करें इस तरीके से मूव कर दी। ये क्या होगा, ये कट कर सकते हैं, ये कट क्या कर सकते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंस्टेंट हम नेक्स्ट टाइम पे जैसे हम पहुंचेंगे तो ये सिर्फ एक पाथ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या इस तरीके से सर्कुलर भी ऐसे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाते हैं। ठीक है, ये लैग्रेंजन मेथड को फॉलो करते हैं, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना कि स्ट्रीम लाइन क्या यूलर मेथड को फॉलो करता है और पाथ लाइन क्या लैग्रेंजन मेथड को फॉलो करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर वेलोसिटी हमारे पास कोई भी किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या ले सकते हैं, पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, अगर हम डिफरेंशिएट कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर डेल्टा एस अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर हो, हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम उसको अगर डिफाइन करना हो वेलोसिटी को, तो डी एस बाई डेल्टा टी डी टी हम लिख सकते हैं। और इसको ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा आपका स्पेस और या फिर आप इससे बोलते हैं पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो फिर से हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हमें मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल सकता है, पोजीशन वेक्टर मिल सकता है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसे जानना चाहिए, हो सकता है कभी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, स्ट्रिक लाइन की बात करते हैं, ये थोड़ा समझने में बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी ये कन्फ्यूजिंग करता है ये। ठीक है, बट मैं आपको कोशिश करूँगा पूरी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाने का। स्ट्रिक लाइन के, ठीक है, स्ट्रिक लाइन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। द स्ट्रिक लाइन इज ए कर्व विच गिव एन इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ द लोकेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, किसी भी डेल्टा टी टाइम पे, ठीक है, किसी भी डेल्टा टी टाइम पे वो क्या होता है कि उसका पॉइंट का मतलब कि फ्लूइड पार्टिकल लोकेशन देता है। ठीक है, किस तरीके से मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। विच हैव पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, क्या हो रहा है, विच हैज पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे हमने पॉइंट पी लिया है, ठीक है, पॉइंट पी लिया है, यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई भी टी इक्वल टू जीरो पे हमने पॉइंट लिया, पॉइंट के अब यहाँ से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लो करने के बाद हमने एट द टाइम में डेल्टा टी हमने एक मतलब ये पॉइंट हमने यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है क्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रीम में हमने कंसीडर किया यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया एस, और यहाँ पे आर ले लिया, एस ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम तीनों पॉइंट को क्या करें, मिला देंगे, इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे और पी को, ठीक है, इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे और फिर पी को मिलाते हुए एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन तीनों को, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है पी क्यू आर एस, इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में नेक्स्ट, अब ये तो हमारे पास तीसरा था, लास्ट था।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है कि जैसे कि स्टडी फ्लो अगर है, ठीक है, फॉर द स्टडी फ्लो, अगर स्टडी फ्लो है तो पाथ लाइन्स और स्ट्रीम लाइन क्या होंगी, बिकम द इक्वल, ठीक है। स्टडी फ्लो की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्टडी फ्लो में पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, इस वजह से मैंने इसको अलग से लिख रखा है, ठीक है। फॉर स्टडी फ्लो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड द स्ट्रिक लाइन आर आइडेंटिकल, ठीक है। मतलब कि स्टडी फ्लो के लिए सिर्फ बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फ्लो में बात कर रहा है कि स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन इक्वल भी होंगे। और फिर क्या है कि नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइन और स्ट्रीम लाइन, ये तीनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे स्टडी फ्लो के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा या फिर नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स, उसमें दूसरा जो भी होगा, जो सेकंड वाला पार्ट हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। और इसमें हम आपको मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम मिलेगा तो एक न्यूमेरिकल भी इसमें बता दूंगा। बट क्या ये थियोरेटिकल ज़्यादा है, काइनेमेटिक्स में क्या है कि थियोरेटिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा है। और इसमें अभी हमारे पास बचा है हुआ है आपका जैसे कि स्ट्रीम फंक्शन हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं अभी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, यूलर्स इक्वेशन हो गया, तो इसमें क्या है कि ये सब बहुत ही मुश्किल से मिलता है किसी बुक में, बहुत ही मतलब कि ये क्या बोलते हैं उसको कि डिफ़िकल्टी से आप इसे फाइंड कर सकते हो किसी बुक वगैरह में, ठीक है। बस समझने में क्या हो डिफ़िकल्टी होगा, उन चीज़ों को मैं आपको बहुत ही बेसिकली सी यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। पूरा वीडियो आपने देखा, अगर आपने देखा पूरा वीडियो तो अगर आप पसंद आया ये वीडियो तो आप इसे लाइक कर लो, शेयर कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। इसको सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। और क्वेश्चन वगैरह भी हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरी चलता रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप इसे फॉलो करो, आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा।